क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है 1। कौन सा है? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसके हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 20 दी गई है। आइए देखते हैं इसका पहला प्रश्न क्या है। रासायनिक समीकरण को लिखने में अभिकारकों और प्रतिफलों को किन रूपों में व्यक्त किया जाता है, तो वो बताना है। आइए करते हैं इसका आंसर। तो देखिए यहाँ इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, सूत्र एवं संकेतों के रूप में। किस रूप में? सूत्र एवं संकेतों के रूप में एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें तीर के विपरीत जो होता है वो अभिकारक को प्रदर्शित करता है, तीर की तरफ प्रतिफल को दर्शाता है। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या है, ए और बी क्या है, ये अभिकारक है, आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाते हैं सी और डी। ठीक है, ये जो तीर दिखा रहा है, ये तीर दिखा रहा है अभिकारक और प्रतिफल को, ये अभिक्रिया की दिशा भी बता रहा है। तो हम लोग आगे इसको देखेंगे प्रश्न में। तो इसका आंसर फाइनली यही आपको लिखना है। चलिए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक दूसरा देखिए यहाँ पे है, रासायनिक समीकरण में अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका कारण बताना है। तो ये रहा तीर चिन्ह का जो प्रयोग करने का मुख्य वजह क्या है, अभिक्रिया की दिशा बताने के लिए कि अभिक्रिया की दिशा किस दिशा की ओर हो रही है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से यही इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक तीसरा क्या है। क्या समीकरण, यहाँ पे समीकरण दिया गया है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H2 प्लस Cl2, यहाँ पे तीर निशान HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये संतुलित है कि नहीं। आइए देखते। LHS में देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो ठीक है। RHS में देखिए इसके आगे लग गया, यानी ये सबके लिए है, तो RHS में भी हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे क्या है, क्लोरीन भी 2 है। इसका मतलब ये बैलेंस है यानी संतुलित है। तो ये बातें आपको यहाँ पे लिखनी है। हाँ संतुलित है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम से दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर है, इक्वल है, इसलिए वो संतुलित है। चलिए देखते हैं 4 नंबर प्रश्न क्या है। चौथा देखिए प्रश्न है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें अभिकारक सरल प्रतिफलों में परिवर्तित हो जाता है। तो ये काफ़ी आसान सा एक प्रश्न है। तो इसका लिखना है आपको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसमें कोई जटिल कार्बनिक यौगिक सरल खंडों में यानी आसान छोटे छोटे खंडों में परिवर्तित हो जाता है। पांचवा देखिए क्या प्रश्न है, उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिनमें 2 या अधिक अभिकारक परस्पर संयोग करके एक प्रतिफल बनाते हैं। तो आप बताइए ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। तो ये रहा, इसे कहा जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रियाएं। तो आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक होते हैं, परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिनका गुण पहले वाले पदार्थ से गुणों से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आपको सिर्फ अभिक्रिया का नाम ही लिखना है, आपको लिखना है संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखिए हमारा क्या है 6 नंबर, किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्ट अपने मूलकों का विनिमय करते हैं, एक्सचेंज करते हैं और उससे एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उभय विस्थापन अभिक्रिया। चलिए देख लेते हैं इसको। यहाँ पे देखिए उभय विस्थापन अभिक्रिया 2 यौगिक अपने आयनों का विनिमय एक्सचेंज करके आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ पे देखिए अभिकारक में XY और AB है, और ये क्या करते हैं, अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ये पहले वाला लास्ट वाले के साथ, X और B एक साथ, और ये लास्ट वाला ये पहले वाले के साथ। तो इस तरीके से एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं ये 2। समझ में आ गया। तो आपको बस नाम ही लिखना है उभय विस्थापन अभिक्रियाएँ। 7वां प्रश्न देखिए क्या है, उभय विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण सिर्फ समीकरण के रूप में लिखिए। तो अभी हमने देखा ये उभय विस्थापन अभिक्रिया थी, तो इसका बस एक सिंपल तरीके से एक अभिक्रिया का उदाहरण तो सिर्फ देना है। तो चलिए करते हैं इसको। तो आपको करना है बस जो है, ये कौन सा है, देखिए ये उभय विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण है। तो आसान वाला कौन सा है, ये वाला। ये आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या है इसमें, यहाँ पे देखिए बेरियम क्लोराइड है, और ये बेरियम क्लोराइड जो है सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। आयनों का आदान प्रदान होता है। ये बेरियम देखिए पहले वाला इस लास्ट वाले के साथ सल्फेट के साथ बनाता है बेरियम सल्फेट। ठीक है, हो गया। इसके बाद ये क्या है, ये क्लोरीन जो है ये किसके साथ, ये सोडियम के साथ, तो बनता है सोडियम क्लोराइड। बस यही आपको समीकरण लिख लेना है।
चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या है हमारा 8वां, क्या कॉपर जो है आयरन से अधिक क्रियाशील है? तो ये बिल्कुल गलत है। कॉपर जो है आयरन से क्रियाशील नहीं है। सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है आयरन यानी लोहा, जो स्वतंत्र रूप से जो वायु में खुला छोड़ देने पर इसमें ज़्यादा क्रिया होती है, इसलिए जंग भी लग जाता है। ठीक है, तो आपको इसका आंसर कैसे लिखना है? आपको आंसर लिखना है नहीं, कॉपर आयरन से क्रियाशील नहीं है, का जो आयरन जो है वो अधिक क्रियाशील है कॉपर से। ये बात पूरा आपको लिखना है यहाँ पे। 9 नंबर देखिए क्या है, क्या संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? तो ये बिल्कुल सही बात है, संयोजन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया भी हो सकती है। तो आइए इसका हम एक ऐसी स्थिति का हम एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, आयरन है और यहाँ पे सल्फर, ये दोनों मिलते हैं क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं FeS यानी आयरन सल्फाइड। तो लोहे की जो ऑक्सीकरण की संख्या होती है वो शून्य होती है, सल्फर की भी शून्य होती है, और ये आयरन सल्फाइड की होती है, आयरन में 2 प्लस होती है और ये सल्फर में कितना होता है, 2 माइनस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है, यहाँ पे जो ऑक्सीकरण संख्या 0 से इसकी यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे माइनस में चला गया, यानी 2 माइनस हो रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है। ठीक है, ये अवकरण हो गया, ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। और ये Fe का ये 0 से क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है। तो इसका क्या उपचयन हो, यानी ये तो समझ में आ गया। बस यही आपको समझाना था कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है वो ऑक्सीकरण अवकरण हो सकती है। समझ गए आप? चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या है, कौन सा है हमारा अभी 10वां प्रश्न है, क्या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है? ये बिल्कुल नहीं है। ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है ऑक्सीजन का जुड़ना हाइड्रोजन का विस्थापन, ठीक है, और हाइड्रोजन का जुड़ना ऑक्सीजन का विस्थापन। तो यहाँ पे उभय विस्थापन अभिक्रिया जो है वो आयनों का आदान प्रदान से होती है, तो ये ऑक्सीकरण अवकरण से लेना देना नहीं है। तो ये क्या होगा, आपको लिखना है उभय विस्थापन अभिक्रिया ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया नहीं होती है। 11 नंबर देखिए क्या है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये काफ़ी आसान अब जो प्रश्न है इसका आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन के अणु जो होते हैं, जटिल यौगिक जो होते हैं, छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाते हैं, तभी तो भोजन का पाचन होता है। तो कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए 12 नंबर, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के 2 उदाहरण दे। इसका मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे होने के लिए प्रकाश का होना आवश्यक है। ठीक है, तो उसका हमें उदाहरण देना है। चाहे तो आप देखिए इसमें 2 प्रकार की होती है, एक लाइट के साथ अगर अंधेरे में की जाए तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और एक लाइट में की जाए तो वो अभिक्रिया होगी। तो आप कोई भी इसका उदाहरण दे सकते हैं। आइए इसका आंसर करते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रकार के एग्जाम्पल हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में की जाए तो कुछ भी अभिक्रिया नहीं होती है। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, या आप चाहे सबसे बेहतर होगा आप यही लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश तो बनता है ग्लूकोज, एक्विड यानी जलीय विलयन के रूप में, और ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो गई। और दूसरा आपको ये लिखना है, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ठीक है, ये काफ़ी बेस्ट रहेगा एग्जाम्पल। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक कौन सा है, प्रश्न क्रमांक है 13 नंबर में है, दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ वो क्या है ये बताना है। तो सीधे आपको अगर कहें तो दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ जो है वो विकृत गंधिता कहलाती है। तो ये आपको पूरा लिख लेना है। भोजन के अप्रिय होना यानी दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ, भोजन में उपस्थित वसा और तेल की काफ़ी समय पश्चात वायु में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, इससे उनसे गंध एवं स्वाद अप्रिय हो जाते हैं, यानी दुर्गंध युक्त खाद्य पदार्थ वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो यही तो हमें बताना है कि ये क्या है। ठीक है, इसलिए चिप्स के पॉकेट में ऑक्सीजन निकाल कर नाइट्रोजन भर दी जाती है उसमें। तो ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 14, ताज़ा खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए कोई एक उपाय हमें बताने हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है, कुछ उपाय द्वारा भोजन को दूषित यानी अप्रिय खराब होने से बचाया जा सकता है। तो सिंपल तरीके से ये दोनों उपाय काफ़ी आसान है, लेकिन एक ही लिखना है। तो आप ये लिख लीजिए, दूसरा
घरों में भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी फ्रीज में रखकर उसे ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। बस हो गया। इसके बाद है हमारा प्रश्न क्रमांक 15। क्या है देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें, हमें बैलेंस करना है। लेकिन उससे पहले देखिए ये क्या है, तो ये FeSO4 इसे कहा जाता है फेरस सल्फेट। इस फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है तो ये प्रतिफल के रूप में प्रोडक्ट के तौर पे ये बनता है क्या, ये बनता है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड Fe2O3 प्लस में क्या बनता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस में सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। ये प्रोडक्ट बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया है, ये कहलाती है अपघटन अभिक्रिया। क्या कहलाती है, अपघटन अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमने इसको लिख लिया। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है FeSO4, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट में, तो यहाँ पे फेरस सल्फेट में आयरन जो है यानी लोहा कितना है LHS में, यहाँ पे 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसे हमें क्या बनाना होगा, 2 बनाना होगा। ठीक है, लोहा बैलेंस हो गया। Fe तो अन्य नहीं है, यहाँ पर ही है सिर्फ 2, लोहा बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 लगने से इसका मतलब ये पूरा जो है ये भी 2 हो गया, सल्फ़र भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी ये 2 हो गया। ऑक्सीजन हालांकि ये हो गया 4 दूनी 8, ऑक्सीजन 8 हो गया क्योंकि यहाँ पे 4 है तो गुणा होगा। तो लोहा बैलेंस, अब सल्फ़र बैलेंस करते हैं। यहाँ पे सल्फ़र 1 है, यहाँ पे सल्फ़र देखिए कितना है, यहाँ पे यहाँ पे सल्फ़र तो 2 है, आगे लग गया। इसका मतलब सल्फ़र 2 है, तो यहाँ पे RHS में सल्फ़र 2 है कि नहीं, यहाँ पे एक सल्फ़र यानी सल्फ़र 2 है। इसका मतलब सल्फ़र भी बैलेंस हो गया। इसके बाद ऑक्सीजन देखिए, 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 8 है LHS। तो यहाँ पे देखिए काउंट करते हैं, 3 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 होगा क्योंकि सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पे दिया गया है। ऑक्सीजन 3 2 5 और 3 8, और यहाँ पे 4 दूनी 8, यानी ऑक्सीजन भी बैलेंस। इस तरीके से ये पूरा इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। समझ में आ गया, बस आपको यहाँ पे 2 लगा देना है। तो चलिए देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न क्रमांक 16, एक ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण दें जिनमें 2 यौगिक परस्पर संयोग करके एक एकल यौगिक बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया है ये, तो ये अभिक्रिया कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। देखिए संयोजन अभिक्रिया जो होता है, ये 2 तत्वों के बीच संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है, या आप देखिए एक तत्व या एक यौगिक के बीच हो सकती है। और हमें इस प्रश्न में पूछा जा रहा है 2 यौगिकों के मध्य, यानी 2 या 2 से अधिक यौगिकों के बीच भी संयोजन अभिक्रिया हो सकती है। तो इसका फाइनली आपको आंसर लिखना है, ये संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। इसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या है, समीकरण यहाँ पे देखिए क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, नमक और जल बनाते हैं। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और भस्म मिलकर बनाते हैं लवण और जल, ये सही बात है। लेकिन ये उदासीनीकरण अभिक्रिया को एक अन्य नाम से भी कह सकते हैं, जी बिल्कुल कह सकते हैं, कौन सा, उभय विस्थापन अभिक्रिया। ये क्या होती है, इसमें जो यौगिक जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक 2 यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सोडियम जो है ये पहले वाला लास्ट वाले के साथ क्लोरीन के साथ बन गया सोडियम क्लोराइड यानी नमक। तो ये हो गया, तो कितना बचा, OH बचा। तो ये लास्ट वाला इस पहले वाले के साथ, यहाँ H और यहाँ H, 2H हो गया, और ये सिंगल O हाइड्रोजन। तो आयनों का आदान प्रदान हो गया, तो ये उभय विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो आपको लिखना है, इसे कहा जाता है उभय विस्थापन अभिक्रिया। समझ गए आप। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न काफ़ी आसान है। अभिक्रिया हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये मिलके बनाते हैं HF और HOF। तो यहाँ पे हमें कौन सा पदार्थ अक्सीकारक है, तो अक्सीकारक का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले आप समझिए ऑक्सीजन का संयोग कहलाता है उपचयन, ऑक्सीजन का संयोग उपचयन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अवकरण हो गया। और ऑक्सीजन का हटना कहलाता है वो अपचयन कहलाता है। तो यहाँ पे LHS में देखिए ये जल के साथ हाइड्रोजन जो है, ये जल के साथ H2O, तो यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन हट रहा है। ठीक है, H2O है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है, ह्रास हो रहा है, तो ये अपचयन होगा। इसका मतलब ऑक्सीकरण है, यानी ये हाइड्रोजन का
जो यहाँ पे अक्सीकारक कौन है, तो आपको लिखना है अक्सीकारक हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन हट रहा है। आपको लिखना है हाइड्रोजन अक्सीकारक है। 19 नंबर देखिए, जस्ता के साथ तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, परंतु कॉपर यानी तांबे के साथ ये अभिक्रिया नहीं होती, क्यों? तो ये काफ़ी आसान है इसे समझना। तो जस्ता जो है, ये जो है जस्ता वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में अभिक्रिया करता है, क्योंकि जस्ता जो काफ़ी क्रियाशील धातु कहलाता है। तो यहाँ पे समझिए कि एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पे एक प्रणाली में जिंक का जो विलयन लेते हैं हम, विलयन में एक पात्र में जिंक का दानेदार टुकड़ा के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं, कोई भी अम्ल डालें आप। तो यहाँ पे डाला गया है, तो यहाँ पे देखिए अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है, यानी जिंक ज़्यादा क्या है, क्रियाशील होता है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है HCl में। अगर यहाँ पे HCl होगा, HCl तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन जो जस्ता है, लेकिन जो कॉपर है, कॉपर जो है वो ना तो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और ना ही जस्ते को विस्थापित करता है। इसका मुख्य कारण है कॉपर कम क्रियाशील धातु है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है आपको, इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है। तो इसका आंसर करना है, क्योंकि तांबा जो है कॉपर, हाइड्रोजन एवं जस्ता दोनों से कम क्रियाशील धातु है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आखिरी क्या है, पेट्रोलियम गैस के का प्रमुख अवयव कौन सा है। तो इसका आंसर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन, आपको ये सूत्र भी लिख लेना है, प्रोपेन और इथेन। ठीक है, यानी ये सूत्र भी लिख लेना है। तो इस तरीके से ये सेशन समाप्त हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैप्टर का लाइन बाय लाइन, ठीक है, नोट्स तैयार कर दिया गया है प्रत्येक बिंदु को समझाकर। तो आप उसको पहले देख लें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।